प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योमेट्री पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर। आप जान रहे हैं 10वां चैप्टर विड्थ है। 9th चैप्टर पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देख लेंगे। देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विड्थ 10वां चैप्टर का नाम है विड्थ, और विड्थ का सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं। विड्थ का परिभाषा क्या होता है यह देखिए। वृत्त कहेंगे, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं को समूह होता है। देखिए क्या कहते हैं, वृत्त वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत यानी फिक्स बिंदु से नियत यानी अचर दूरी पर होता है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं, जैसे एक वृत्त ले लिए, मैं मान लीजिए यह क्या है, वृत्त है। यह वृत्त है, एक बिंदुओं का तल है। देखिए वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है। एक तल है, इसे उन बिंदु का समूह है, डॉटेड से यह बना होता है, वह समूह होता है। और जो एक निश्चित बिंदु, मान लेते हैं इसका केंद्र ए है, केंद्र से यहाँ तक दूरी उतने दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी इतने दूरी है, यहाँ से यहाँ तक यह निश्चित दूरी है ना, यह निश्चित दूरी। देखिए यह निश्चित दूरी है। यही निश्चित दूरी को जो अचर पर अवस्थित होता है, जो निश्चित दूरी जो है यह अवस्थित होता है, यह इसको बिंदु को हम यदि वो मान लें, इस बिंदु का वो मान लें, तो यह देखिए इस बिंदु से यह सभी जो है समान दूरी पर, यह जो बिंदु का समूह है समान दूरी यानी अचर दूरी पर, फिक्स दूरी पर स्थित है। और यही नियत दूरी जो होता है ना, त्रिज्या, यही नियत दूरी जो है त्रिज्या कहलाती है। और वृत्त का नियत बिंदु जो होता है, जो नियत बिंदु है, यह नियत बिंदु केंद्र कहलाता है। तो हम लिखेंगे नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, तथा यह जो नियत दूरी है, तथा कह सकते हैं अचर दूरी। हम अचर दूरी लिखे हैं। अचर दूरी जो है, अचर दूरी यानी फिक्स दूरी जो है, फिक्स दूरी अचर दूरी वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। देखिए यह वृत्त का केंद्र हुआ, समझ गए। यह त्रिज्या हुआ, वृत्त का त्रिज्या हुआ। इतना बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए। केंद्र और त्रिज्या आप समझ गए। त्रिज्या हम लोग आगे चलेंगे और पढ़ेंगे हम लोग परिधि। वृत्त का परिधि भी होता है। परिधि क्या होता है, इसका परिभाषा लिख देते हैं। वृत्त के चारों ओर, देखिए वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई क्या कहलाती है? वृत्त का परिधि कहलाता है। वृत्त का परिधि कहलाता है। जैसे अगर हम बात कर ले, वृत्त की परिधि की बात करें, तो देखिए एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं। एक वृत्त बना लीजिए, मान लीजिए यह वृत्त बना लिए। यह वृत्त का परिधि कौन कहलाएगा बताइए? यह वृत्त का परिधि आपका हो जाएगा, यह जो देख रहे हैं, यह जो है ये चारों बगल ये वक्र है, यह जो देख रहे हैं यही हुआ वृत्त का परिधि। यह क्या हुआ? वृत्त की परिधि। अभी थोड़ा देर पहले अभी तुरंत देखे हैं, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? ये जो बिंदु को कहते हैं ओ को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है वृत्त का परिधि। आप याद रखिए, सब जान रहे हैं, आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन 8वां क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको रिवाइज करा देते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने में आसान हो। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r।
जहां जो होता है आर बराबर होता है त्रिज्या। आर क्या होता है? त्रिज्या होता है। समझ गए? 2 पाई आर होता है। अब अभी चैप्टर पर हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ और सा कॉन्सेप्ट है, उस सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं देख लेंगे। अब थोड़ा सा चाप देख लेते हैं। चाप क्या होता है यह भी आप बहुत अच्छा से जानना आपको जरूरी है। परिधि देख लिए, वृत्त देख लिए, अब चाप देखते हैं। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। वो आप लिख देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं। मान लेते हैं यह क्या है? वृत्त। यह वृत्त है। इसका मान लेते हैं एक भाग, यह भाग ए और बी, देख रहे हैं ना, ए बी। यह जो है ई बी वृत्त का परिधि का ई भाग, वृत्त परिधि है ना, ये पूरे परिधि है। इसका ए बी जो है वृत्त का परिधि का भाग है। इसी को हम चाप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? चाप। ए बी, या इसको ए बी चाप ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? इसको देखिए दो प्रकार से होता है। इस ए लीजिएगा तो लघु चाप हो जाएगा, यह पूरा लीजिएगा तो दीर्घ चाप। यह तो परिधि का भाग ही है, तो हम कहेंगे लघु चाप ए बी लिख सकते हैं, और दीर्घ चाप भी ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ गए? एक लघु चाप होता है, वृत्त की परिधि का कोई भाग ले लेंगे, छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, और इस छोटका भाग को लघु चाप और बड़का भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब हम लोग और भी कॉन्सेप्ट है इसमें, वह समझेंगे। जीवा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला हम पढ़ेंगे जीवा क्या, इसको हम पढ़ेंगे। एक रेखाखंड, देखिए जीवा को पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है एक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करता है। देखो, एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। देखिए एक हम पहले वृत्त बना लिए, इसमें देखो एक रेखाखंड की बात कर रहा है जो वृत्त के पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पर स्थित मान लेते हैं, वृत्त पर स्थित एक और ये भी है। इस दोनों बिंदु को मिलाने से जो बनता है उसी को हम लोग जीवा कहेंगे। उसी को मिलाने से जो बनता है, मान लो जीवा, ये क्या हो गया? ये जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह जीवा कहलाएगा। समझ गए? यह क्या कहलाएगा? जीवा आपका कहलाएगा। यह जीवा आपको कहलाएगा। समझ में आया? देखिए किन्हीं दो बिंदु को मिलाने से बनता है एक जीवा वृत्त को दो वृत्त खंड में विभाजित करते हैं। यह जो जीवा है, देखिए एक बड़ा वृत्त में एक छोटा वृत्त खंड, इसे में हम आप देख लेंगे वृत्त खंड क्या होता है। देखिए दूसरा परिभाषा हम लिखेंगे वृत्त खंड का। यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जीवा जो है दो वृत्त खंड में विभाजित करती है। तो हम वृत्त खंड देखेंगे। एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। देखिए एक क्षेत्र, देखिए एक वो क्षेत्र है जो एक वृत्त की जीवा पढ़ लिए हैं और एक चाप से घिरा होता है। एक क्षेत्र जो एक वृत्त के एक जीवा तथा एक चाप से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। और यह नीचे वाला वृत्तखंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं, छोटा लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ऊपर वाला को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। इतना बात आप लोग याद रखेंगे। समझिए। और यह भी आप जान सकते हैं, इसमें कुछ निष्कर्ष भी हम लिख सकते हैं।
एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए यह वृत्त है, इसमें हम जीवाएं नहीं खींच सकते, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। वही हम यहाँ स्टार देकर लिख देते हैं, आप भी लिख लेंगे। एक वृत्त में अनगिनत, यानी अनगिनत लिख सकते हैं, अनगिनत मतलब बहुत सारे, अनगिनत जीवाएं खींचा जा सकता है। देखिए दूसरा स्टार देख हम लिख सकते हैं, एक वृत्त के दो बिंदु से किन्हीं एक, केवल एक और एक, देखिए एक वृत्त से मान लीजिए यह और यह बिंदु से केवल एक ही जीवा खींचा जा, तो वही लिखना चाह रहे हैं। एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से केवल और केवल एक जीवा खींची जा सकती है, एक जीवा खींचा जा सकता है। इतना बात आप लोग याद रखेंगे, समझ गए? इतना बात याद रखेंगे तो आगे हम लोग अब चलेंगे व्यास के तरफ। क्या चलेंगे? व्यास के तरफ। एक फिगर बना लेते हैं आपको, यह फिगर बन गया। फिगर बनने के बाद हम लोग व्यास के बारे में आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए व्यास होता क्या है यह आप देखिए, पहले व्यास होता क्या है यह देखिए। देखेंगे एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो या होता है, स्थित होता है, और जो केंद्र से गुजरता है, और जो केंद्र से गुजरता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदु वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं लिख देते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती? दूरी होता है, अधिकतम दूरी होता है। देखिए ये दूरी है, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, दूरी होता है, ठीक है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इतना बात समझिए। यह त्रिज्या का दुगुना है, यह त्रिज्या का दो गुना, देखिए लिख ही देते हैं, दो गुना होता है। देखिए जितना बात हम लिखे हैं आपको समझाने के लिखे हैं, इतना लिखने की व्यास की परिभाषा जरूरी नहीं है। आप इतना भी कह सकते हैं सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाएगा, क्योंकि जो केंद्र से होकर गुजरता है। देखिए मान लीजिए यह क्या है? केंद्र है। यह क्या है? केंद्र है। यहाँ देखिए मान लीजिए यह बीच में केंद्र है, यह तो केंद्र से जाएगा वही सबसे बड़ा जीवा होगा। अगर इधर थोड़ा सा भी इधर करते ही छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा भी इधर करते हैं छोटा होगा। जो केंद्र से जाएगा वही जीवा व्यास कहलाएगा, नहीं तो वह सब जीवा कहलाएगा, वो वृत्तखंड में बांट देगा। समझ गए? तो आप इतना बात अवश्य समझ गए। इतना लिखाने का मकसद दो चीज था कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और यह जो व्यास होता है, इतना दूर को त्रिज्या कहते थे आर, तो इस आर से सूचित किया जाता है, दोनों को तो 2r नहीं हो गया। व्यास जो होता है यानी d जो होता है, व्यास का डायमीटर होता है, इसलिए d बराबर 2r हम लिख सकते हैं। समझ गए? इतना आप समझ रहे हैं, इतना बात आप बहुत सुंदर से समझ रहे हैं कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और भी आप इसमें समझ सकते हैं, वृत्त में अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। वृत्त में देखिए अनगिनत व्यास नहीं खींचे, केंद्र से ऐसे नहीं खींच सकते हैं। और दूसरा मान लीजिए हम केंद्र से ऐसे नहीं खींच सकते हैं। देखिए ये तो सबसे बड़ी जीवा है, तो देखिए केंद्र से हम ऐसे नहीं खींच। वृत्त में यह भी आप याद रखेंगे, एक स्टार देख लिख लीजिए, वृत्त में अनगिनत जीवा खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है। इतना बात आप समझ रहे हैं। आगे भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे।
देखिए थोड़ा सा एक वृत्त बना लेते हैं। उसके बाद हम आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं। क्या बताना? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड देख लीजिए, यह नहीं बताएं, वृत्तखंड बता चुके हैं, त्रिज्याखंड क्या होता है यह भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा, देखो देखिए त्रिज्याखंड होता क्या है यह दिखा देते। देखिए यह एक त्रिज्या है और यह भी एक त्रिज्या है। ये दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा क्षेत्र, ये एक चाप है ना, बताए थे परिधि को, यह जो घिरा हुआ चाप कहलाता है। यह देखिए वो है, ये भी है। तो हम कहेंगे किन्हीं दो त्रिज्या तथा एक चाप से घिरा क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। इतना बात तो आप समझ गए हैं। तो त्रिज्याखंड आप समझ गए हैं, तो इसमें आप समझिए यह जो होता है छोटे वाला, इसको हम लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। और यह जो बड़ा देख रहे हैं यह भी तो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। और थोड़ा सी चीज समझ लेते हैं हम लोग। अब एक चीज और समझते हैं कि छेदक क्या होता है। अब समझिए छेदक क्या होता है। छेदन कहिए, छेदिका कहिए। जैसे हम लिखेंगे छेदन रेखा या छेदिका, इसको भी आपको जानना जरूरी है। देखो वृत्तों को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदन या छेदिका कहते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए एक यह बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु, एक वृत्त का यह बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा, छेदक रेखा कहेंगे। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए वृत्त में अनगिनत छेदक रेखा खींचे जा सकते हैं। देखिए खींचे जा सकते हैं तो वही है, स्टार देख के लिखिए। वृत्त में अनगिनत छेदक रेखा खींचा जा सकता है। याद रखेंगे वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से केवल एक छेदक रेखा, देखिए दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा सकता है, वह भी आप लिख सकते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। इतना बात भी आप बहुत सुंदर से समझ गए हैं। अब कुछ और पॉइंट बचा है, स्पर्श रेखा, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एक बिंदु ले लिए, एक वृत्त ले लिए। अब देखिए स्पर्शी या इसी को कहेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा या हम लोग अब देख लेते हैं स्पर्शी या स्पर्श रेखा क्या होता है, या हम लोग देखेंगे। देखिए वृत्त के समतली सीधे, ये लिखेंगे वृत्त के समतली सीधे रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करे, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्शी या स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक खींच रहे हैं स्पर्श रेखा। देखिए वृत्त के क्या बिंदु पर स्पर्श कर रहा है? यह मात्र एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। समझ में आ रहा है? स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त, देखिए एक चीज और समझा देते हैं आपको। स्पर्श रेखा और लिख दीजिए, और वृत्त के उभयनिष्ठ, वृत्त के उभय लिखिए, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए
वृत्त के यह स्पर्श रेखा और वृत्त के जो बिंदु है जहां पर स्पर्श करता है इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यह आप लोग बहुत अच्छा से याद। वृत्त पर हम यह लिख सकते हैं अनगिनत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। देखिए हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। क्या अनगिनत स्पर्श रेखा नहीं खींचाएगा? खींचा जा सकता है। तो हम लिखेंगे वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और दूसरा लिखेंगे वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के पर स्थित एक बिंदु से लिखेंगे वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची, जैसे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा थ्योरम है वह देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। आपका प्रमेय संख्या है 10.1। क्या है देखिए 10.1। वृत्त के, हम लिख दे रहे हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। देखिए यह दिया हुआ है। अब आप इसमें एक वृत्त हम बना रहे हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए यह वृत्त है, समझ रहे हैं, बाउंड है, वृत्त है, और एक जीवा इसमें हम कहते हैं, एक हम खींचेंगे स्पर्श रेखा। देखिए मान लीजिए यह क्या है, स्पर्श रेखा खींच दिए। आगे आइए, स्पर्श रेखा कहाँ भाग गया, स्पर्श रेखा खींच दिए। आगे आइए, यह वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ओ, यह वृत्त का केंद्र हम समझा रहे हैं, अभी आप रुक जाइए। इससे एक त्रिज्या खींच लेते हैं, ठीक है, खींच लिए। आइए स्पर्श रेखा को हम मान लेते हैं, जो यहाँ पर स्पर्श कर रहा हो पी बिंदु, इसको ए और बी मान लिए। इतना बात मानने के बाद आप पढ़िए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जिस बिंदु से यह जा रही है स्पर्श रेखा, इस बिंदु से जा रही है ना, यह त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यह दिखाना है। तो आपको क्या दिया हुआ है वह करना है। क्या पहले लिखिएगा, दिया है कि क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए क्या दिया है कि वो वृत्त का केंद्र है, वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। यह बात जान रहे हैं आप, ए बी एक स्पर्श रेखा है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रहा है। लिखेंगे वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। इतना बात हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आप बता सकते हैं कि ओपी लंब होगा ए बी पर, ओपी जो है लंब होगा ए बी पर, यही सिद्ध करना है। बस हम लोग अब थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना मतलब हम लोग बनाएंगे, और रचना में हम क्या करेंगे आपको हम बता देते हैं। देखिए रचना डॉटेड होता है, तो हम एक यहाँ से यहाँ खींचेंगे बाहर की ओर, इसलिए इसका भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसका क्यू नाम दे देते हैं, समझ गए, दे दिए। अब रचना में हम लिखेंगे क्यू से, क्यू एक बिंदु लिए, ले लिए क्यू एक बिंदु, जो स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित है। कहाँ है, स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित है। और क्या किए,
ओ तथा क्यू को मिलाया, ओ तथा क्यू को मिलाया, यह बात आप कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे परमाण। थोड़ा सा परमाणु में आप देखिए बहुत आसान से आपका हो जाएगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा परमाणु की तरफ चलते हैं। अब देखिए परमाणु में क्या करेंगे, ओ वृत्त का केंद्र है तथा क्यू बाह्य बिंदु है। देखिए क्यू बाह्य बिंदु वह लिखेंगे, क्या होगा, देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, केंद्र है तथा क्यू बाह्य बिंदु, क्या है, बाह्य बिंदु है। इतना बात तो आप लिख सकते हैं आराम से। और आप 9th में भी पढ़े हुए हैं कि अतः, तब आप लिखेंगे 9th में क्या पढ़े हैं, जो वृत्त का जो है केंद्र से सबसे जो न्यूनतम दूरी होता है, जो वृत्त के केंद्र से किसी रेखा पर डाला गया लंब जो होता है, डाला गया, देखिए इस वृत्त के केंद्र से यह रेखा है ए बी, तो इस पर डाला गया जो रेखा होता है, खींचा गया रेखा जो होता है, सबसे छोटी रेखा जो होता है वह वृत्त पर लंब होता है, वह रेखा पर लंब होता है। देखिए इसमें दोनों रेखा खींचेंगे, अब मान लीजिए यह भी रेखा खींचेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा, चाहे आप यह भी रेखा खींचिए तो यह से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए यह सबसे छोटी रेखा जो होती है वृत्त रेखा पर लंब होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, अतः ओ क्यू, यहाँ लिख सकते हैं ओ क्यू त्रिज्या, त्रिज्या ओपी से, ओपी से, ओ क्यू जो है ओ क्यू से, ओ क्यू से, ओ क्यू से, देखिए ओ क्यू त्रिज्या ओपी से बड़ा है, यह लिख सकते हैं, बड़ा होगा, बड़ा होगा। इसलिए यह भी लिख सकते हैं ओ क्यू बड़ा है ओपी से, देखिए ओ क्यू बड़ा है ओपी से, तो हमने कह सकते हैं यह जो है लंब होगा। तो किसी बिंदु से यह लिख दीजिए, एक थोड़ा सा नहीं इसे डायरेक्ट आप लिखिएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक लाइन में, थोड़ा सा हम अपने ऊपर करके आपको लिख दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें लिखेंगे किसी, किसी बिंदु से किसी रेखा, रेखा पर खींची गई रेखाओं में से सबसे छोटी रेखा, सबसे छोटी रेखा जो होता है लंब होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं ओ पी लंब है ए बी पर, परमाणु, क्योंकि यही सबसे छोटी रेखा है, बाकी इसमें इस रेखा पर कोई भी छोटा रेखा नहीं खींचा जा सकता है। तो अब आइए हम लोग को एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन है, बस वन शॉट में आपका यह भी एक्सरसाइज 10 समझिए 10.1 आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए वृत्त, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त पर हम आपको बताए हुए हैं अनगिनत, अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यह बात हम आपको बता चुके हैं। अगर आप चाहिए तो हम आप कहिए तो हम खींच के बता देंगे हैं। यह है स्पर्श रेखा, देखिए खींचिए, एक यहाँ खींच सकते हैं, एक यहाँ खींच सकते हैं, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा, यहाँ अनगिनत रेखा खींची जा सकती है, इतना बात आप समझिए। दूसरा क्वेश्चन आइए, भरने वाला है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श रेखा जो है उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हम बता चुके हैं, समझ गए। और हम बताए हैं आपको, यह भी बताया है कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। आगे ये 3 नंबर में, एक वृत्त को डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त पर 2 ही समांतर रेखाएं हो सकती है, कहिए क्यों। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यह एक वृत्त है, इस पे अगर समांतर रेखा की बात करें तो एक यह होगा, यह एक यह होगा, सॉरी बच्चों टेढ़ा हो गया, ऐसे सीधा समांतर रेखा यही दोनों हो सकता है, या तो इधर से 2 होगा,
समझिए, बस दोसर नहीं हो सकता है, मात्र 2 ही समांतर रेखा खींची जा सकती है। और अंतिम है ये भरने वाला में, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। आप बहुत सुंदर से हम आपको लिखाए भी हुए हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो उभयनिष्ठ होता है और उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। और आपका यह भी 2 नंबर समाप्त हो गया। 3 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, आप इसमें बना सकते हैं, कितना आसान से बना सकते हैं यह आपको हम बताते हैं। देखिए कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR। देखिए पहले एक वृत्त बना लीजिए तब आप बनाइएगा। देखिए मान लीजिए एक वृत्त है, तो इसका जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लीजिए यह केंद्र से इस पर हम लंब डाले हैं, यहाँ लंब डालिए नहीं, समझिए वो एक क्या है, वृत्त का केंद्र है। यह कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि P इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम P है, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो रेखा PR, तो ये रेखा ये वो खींचेंगे, रेखा PR जो है बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। देखिए PR हो गया, बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर इस प्रकार मिलती है कि OQ, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है Q, इस पर इस प्रकार जाती है केंद्र से, इसका कितना सेंटीमीटर है, OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। समझ गए, इतना 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई, तो PQ की लंबाई, इसका लंबाई आपको ज्ञात करना है। बहुत अच्छा से आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, OP जो होता है, OP जो होता है, ये देखिए OP जो होता है, यह जो है OP जो होगा लंब होगा किस पर, Q, इसका एक नाम दे देते हैं QP पर, QP रख दीजिए, नहीं QP पर क्या होगा, लंब होगा। जब यह लंब होगा तो यह देखिए समकोण त्रिभुज नहीं हो गया, समकोण त्रिभुज में यदि यह लंब और कर्ण दिया हुआ रहे तो आधार नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं PQ बराबर रूट अंडर, क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर, आधार बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर यानी OQ के स्क्वायर माइनस OP के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए OQ क्या है, 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा कितना, यहाँ लिख देते हैं इस बगल, बराबर लिखिए तो कितना हो जाएगा बोलिए, बराबर है 44 से माइनस 25, यानी फाइनली अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका घटाइएगा तो 119 हो जाएगा। तो इसका रूट नहीं निकलता, इसलिए लिखेंगे OP की लंबाई, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, OP बराबर रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका, यही आपको देखना था। और आपका यह चैप्टर का यह अंतिम क्वेश्चन है, यह बनाने वाला नहीं है, ऐसे समझाने वाला है कि एक वृत्त खींचिए, हम खींच देते हैं, आप जैसे कह रहा है वैसे कर लीजिए। एक वृत्त खींचिए और वृत्त खींच दिए हम लोग। अब कह रहा है और एक दी गई रेखाओं के समांतर 2 रेखा खींचिए। एगो दी गई रेखा बना लीजिए आप, एगो मान लीजिए यह दी गई रेखा है, क्या है, यह दी गई रेखा है, और दी गई रेखा के समांतर 2 अन्य रेखा खींचिए। यही 2 रेखा दिया गया है, यह देखिए 2 अन्य रेखा हम खींच देते हैं। देखिए 2 अन्य रेखा कैसन खींचिए, यहाँ पर देखिए खींचिए, इसमें से एक स्पर्श रेखा हो, देखिए स्पर्श रेखा हम कर देते हैं, एक स्पर्श रेखा हो, देखिए यह स्पर्श रेखा हो जाएगा आपका, यह स्पर्श रेखा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, देखिए स्पर्श रेखा हो जाएगा। चलिए मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए यह दी गई रेखा है, आप समझ लीजिए बहुत अच्छा से, यह दी गई रेखा है, यह इसके समांतर रेखा, समांतर 2 समांतर ही तीनों है, तीनों समांतर ही है। इसमें से एक रेखा जो हो स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा खींचा हूं, और दूसरा जो है छेदक रेखा, ये क्या है, छेदक रेखा हो गया, छेदक रेखा खींची। यही बनाने वाला था, और इसी के साथ आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, आपका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समाप्त हो गया। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।